आई जस्ट होप कि आप सभी प्लेलिस्ट के हिसाब से पढ़ाई कर रहे होगे। उसका फ़ायदा ये है बच्चों कि अगर आप प्लेलिस्ट के हिसाब से पढ़ाई करते हो ना, जो भी हमने सीक्वेंस में पढ़ा है, जो भी क्लासेस हमने ली हैं, उसको अगर आप सीक्वेंस में देखते हो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और फिर आपको एग्ज़ाम में ना तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत है, ना तो एग्ज़ाम में डरने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम के टाइम पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ पढ़ाई आप ऐसे करो कि एग्ज़ाम के टाइम पे ना तो सैम्पल पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत रहे, ना तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत रहे, ना तो कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत रहे, किसी तरीके के टेंशन लेने की ज़रूरत ना रहे। और असली मतलब यही है पढ़ाई का, लर्निंग का। ठीक है, और ये चीज़ आप अचीव कर सकते हो क्योंकि मैंने खुद अचीव किया हुआ है। कभी भी कोई सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किया, कभी भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा मेरे स्कूल के टाइम पे, और बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। बहुत अच्छे मतलब कि 100 में से 100, 100 में से 96, 98 इस टाइप से मार्क्स आते थे मेरे। और अब जब मैं बहुत सारे वीडियोस कभी कभी देखता हूँ, मैं देखता हूँ टीचर्स जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे पड़े हुए हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ऐसा समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं था। अगर हम शायद ऐसा करते तो मे भी शायद उतनी समझ डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन के पीछे भागता रहता। तो बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी समझदारी को इतना बेहतर बनाना है कि आपको कोई भी इन तरीके की बातों का कोई असर ही ना हो। और वैसा करके देखोगे तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस, इतना मजा आएगा पढ़ाई करने में। प्लस एग्जाम के टाइम पे कोई आपको टेंशन ही नहीं नजर आएगा। किस बात की टेंशन लेनी, हमें तो आता है पहले से ही सब कुछ। सो विद दिस एज बैकग्राउंड, मैं आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और बच्चों एक बार समराइज कर लें हमने अभी तक क्या सीखा, क्योंकि जो भी समझदारी वाली चीज़ें थी वो हमने सब कुछ देख ली है अभी तक। 3 लेक्चर जो हमने किए हैं अभी तक, उसमें हमने सारी चीज़ें समझ ली हैं। किसके बारे में? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? कोई भी प्रोग्रेशन हो, कोई भी प्रोग्रेशन हो, बस शर्त इतना है, शर्त यही है, 4, 9, 14, 19, ठीक है, 24, 29, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? है। क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए शर्त बस इतना है कि जितने भी टर्म्स हैं, इन सभी को टर्म्स बोलते हैं, इनमें एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। और इसमें कोई बता सकता है कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 9 में से 4 चला गया 5। कोई भी दो टर्म्स ले लो, कोई भी दो टर्म सेलेक्ट कर लें, ये और ये सेलेक्ट कर लिया जाए। 24 में से 19 घटा दो, कितना होता है? 5। और भी कोई ले लो, 14 में से 9 घटा दो, 5। 9 में से 4 घटा दो, 5। द पॉइंट इज, अगर पूरे टर्म्स में एक ही डिफरेंस आए, उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इस तरीके का जो सीरीज है, इस तरीके की जो प्रोग्रेशन है, जो बढ़ती हुई संख्या है, प्रोग्रेशन मतलब बढ़ती हुई संख्या, इस तरीके के प्रोग्रेशन को बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो हमने देख ही लिया था। ओके, और क्या सीखा? फिर हमने सीखा कि एक फ्रेडरिच नाम के मैथमेटिशियन थे, कितना बढ़िया उन्होंने काम किया। और ये सब कुछ को देखने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमें फॉर्मूला की जरूरत है। तो पहला फॉर्मूला जो हमने देखा, वो हमने देखा nth टर्म। अगर कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का
मुझे nth टर्म निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कैसे आया फॉर्मूला, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों जानना चाहिए, ये सारी बातें हमने देख ली। दूसरा कि अगर मुझे किसी भी n टर्म का सम चाहिए तो देखो ऐसे लिखते हैं, s स्टैंड्स फॉर सम और एंड n स्टैंड्स फॉर n टर्म। तो जैसे मान लो कि कोई एक प्रोग्रेशन है, जैसे ये प्रोग्रेशन है, कितने टर्म है, अगर मैं इसी को सम करने को दे दूं, 4 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 19 प्लस 24 प्लस 29, तो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6। तो पता है मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन। एस नीचे में 6, मतलब कि जो ऐसा प्रोग्रेशन है इसके 6 टर्म तक तुम मुझे ऐड करके दे दो। एस 6 का मतलब ये होगा, अगर यहीं पे मैं एस 10 लिख देता तो मुझे इसी में आगे बढ़ना होता, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही आगे वाला टर्म लिखो, 7 8 9 10, ऐसे 10 टर्म लिखो और फिर ऐड करो। लेकिन वही यहाँ पे 20 होता तो क्या तुम 20 टर्म लिखने जाते, नहीं लिखने जाते, तो इसके लिए फॉर्मूला है ऑलरेडी मेरे पास, है ना। तो एस एन लिखने का मतलब हुआ कि सम ऑफ एन टर्म्स, और इसके लिए जो फॉर्मूला हमने देखा था वो हमने देखा n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और इसी का एक दूसरा वर्जन भी हमने देखा, हमने बोला कि n डिवाइडेड बाई 2 कर दो, इस 2a को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एंड a प्लस n माइनस वन इंटू डी लास्ट टर्म होता है। तो a प्लस l स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म, जो भी लास्ट टर्म, जैसे 39 तक अगर मुझे ऐड करना है तो 39 लास्ट टर्म हो गया, ये अगर 39 तक ऐड करना है तो 39 लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। अब सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इस क्लास में, बिकॉज आपके बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और अच्छी बात है, जितना भी क्वेश्चन करेंगे उतना मजा आएगा। क्या करना हमें, है ना, हमें तो अपने आप को हर बार टेस्ट करना है कि क्या मैं डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बना पा रहा हूं, तो करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। पॉइंट मेरा ये था, इस वाले चीज में मैं हाईलाइट करना चाहता था कि हमने क्या सीखा। तो दिस इज द कंप्लीट समरी। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है आपको, और फॉर्मूला कहां से आया, क्या हुआ, ये सब कुछ अभी तक आपको तो याद ही हो जाना चाहिए, बिकॉज आपने खुद, हमने डिराइव किया है फॉर्मूला, कहीं से रटा नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। ये सब कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके बुक से लिए हुए। सो एक्सरसाइज 5.3, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपीज मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, उनके सम बता दो। तो ये बोल रहे देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा है, सम चाहिए ना हमें, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए, 2 + 7 + 12 प्लस, और बोल रहा है कि आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इसने खुद ही बोल दिया कि 10 टर्म्स, 10 टर्म तक ऐसे ही। ये कौन सा टर्म है, ये वन पहला टर्म है, इसको ए से भी डिनोट करते हैं, राइट। ये दूसरा टर्म है, तो मैं ऐसे लिख दूं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे ही 10 टर्म तक जो भी रहा होगा उसका सम बता दो। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स, n की जगह पे क्या है 10, तो मैं लिखूंगा S10, सम ऑफ 10 टर्म। क्या होता है फॉर्मूला जी, ये होता है n डिवाइड बाई 2, तो 10 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 10 टर्म है n की जगह पे, इंटू 2 इंटू ए कितना है। अच्छा, जब भी आपको अरिथमेटिक सीरीज दिया हो ना, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमेशा ए लिख दो और डी लिख दो, तो डी भी कहीं लिख दें साइड में, डी इज इक्वल टू। अच्छा पहले देख लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भी कि नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कि वैसे कोई चीटिंग कर रहा हो। 7 में से 2 चला गया, कितना है 5, 12 में से 7 चला गया 5, तो इतना मुझे पता चल गया कि जी कॉमन डिफरेंस तो 5 है। तो क्या होता है 2 इंटू ए,
2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 2 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n कितना है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है जी 5, बस इसको निकाल लो। 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5 कितना आ गया जी 5 इंटू 49 कितना होता है 24, 245। इसका आंसर है बच्चों 245। अब देखो कितना मजे की बात है कि हमने पूरा 10 टर्म्स नहीं लिखा फ्रेडरिच वाले मेथड से, नहीं तो मैं लिखता फिर इसको उल्टा करता, उल्टा करके फिर मैं ऐड करता इसको, है ना। तो वो सब करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले की मदद से मुझे पता चल जा रहा है, बस किसी ने मुझे बोल दिया कि 10 टर्म तक जोड़ दो, मान लो ऐसे ही 10 की जगह पे यहाँ पे 20 भी होता तो भी मैं कर देता ना, इस फॉर्मूले से आसानी से हो जाता। ये इंपॉर्टेंस है फॉर्मूले का, ठीक है। हमने फॉर्मूले में एक चीज और भी देखा था कि अगर हमें सम निकालना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू पहला टर्म ले लो और लास्ट वाला टर्म ले लो, इन दोनों को ऐड कर दो, ये भी तो फॉर्मूला है। देखो तो यही तो देखा था हमने, ये a प्लस एल। अभी हमने कौन सा लगाया फॉर्मूला, अभी हमने ये लगाया, और ये वाला भी तो फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर मुझे लास्ट टर्म किसी भी तरीके से पता हो जाए तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखो इससे भी बन जाता, एस एन इक्वल टू, ये बोल रहे ना कि 10 टर्म तक जोड़ दो, तो किसी भी तरीके से मैं निकाल लूं कि 10वां टर्म क्या होगा, तो यही तो है लास्ट टर्म। तो पता करते हैं जरा 10वां टर्म क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं, nth टर्म, तो मैं बोलूंगा 10वां टर्म, 10th टर्म अगर निकालना हो तो a प्लस, ए की जगह पे क्या है जी 2 प्लस n माइनस 1, कितना टर्म निकालना है 10वां, तो 10 माइनस 1 मतलब 9 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 5, तो हम यहां पे लिख देंगे 5, कितना हो गया 2 प्लस 45 47, डायरेक्टली लिख दो 47। तो मुझे ये पता चल गया कि अगर ऐसे ही करते हुए मैं आगे बढ़ूं, 2 7 12, 12 के बाद 5 और ऐड कर दिया 17, ऐसे ही करते अगर मैं आगे बढ़ूं तो 10वें नंबर पे जो टर्म आएगा ये मुझे पता चल गया 47 आएगा। तो मैं ऐसे ही करके 47 लिख दूं, और ये 47 कौन से नंबर पे आया 10 नंबर पे, जैसे 12 जो है 3 नंबर पे आया, 7 जो है 2 नंबर पे आया, वैसे ही 47 जो आया ये 10 नंबर पे आया। और क्वेश्चन ही बोल रहा है कि 10 टर्म को ही ऐड करना है, मतलब लास्ट टर्म क्या हुआ 47 हुआ, यहां तक आपको ऐड करना है। अगर किसी भी तरीके से 47 दिया हुआ होता तो मैं बोल रहा हूं कि ये फॉर्मूला लगा देते, नहीं भी दिया है तो मैं बस ऐसे तरीके से आपको दिखाना चाहता हूं कि सब बात बराबर ही है, ऐसे भी आंसर आता है, ऐसे भी आंसर आता है, और यही आपको करना चाहिए बच्चों। ऐसा नहीं है कि आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, हो गया। खुद से चीजों को आजमा करके तो देखो, देखो कि भाई साहब जो पढ़ा है, खुद से बोलो कि यार 10th टर्म क्या होगा, अगर मुझे निकालना होता तो इस वाले फॉर्मूले से निकालना होता तो भी निकल रहा है क्या। मतलब एक ही क्वेश्चन में दो तीन वैरायटीज से अपने दिमाग को खोलो, दो तीन तरीके से अपने आप को क्वेश्चन करो कि ऐसे हो गया तो ऐसे क्यों नहीं हो सकता। मैं चाहूं कि इसमें 15th टर्म क्या है तो क्या होगा, खुद से करो बच्चों। इस इस अप्रोच से मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं बच्चों कि आप सबसे आगे निकलेंगे, आपको किसी भी बात की परेशानी होगी ही नहीं, एग्जाम तो आप छोड़ दो कंपटीशन में भी नहीं होगी अगर आप ऐसे पढ़ते हो। सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना एम नहीं है। चलो बैक टू द पॉइंट। तो मैंने ये पता कर लिया कि जो 10वें नंबर पे जो टर्म है वो है 47, तो क्या मैं इस वाले फॉर्मूला पे लगा दूं,
इस वाले फॉर्मूले में भी तो सम आ जाना चाहिए। सम ऑफ nth टर्म, कितने टर्म्स हैं, 10 हैं, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है जी 2, लास्ट टर्म कितना है 47, तो a प्लस एल मैं लिखूंगा 2 प्लस 47। देखो तो जरा कितना हो गया, 10/2 5 इंटू 49, देखो यही तो आया, 5 इंटू 49 245, 5 इंटू 49 मैं लिखूंगा 245। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जो फॉर्मूलाज बने हैं ये सब कुछ आपकी सहूलियत के लिए बने हैं, आपको उसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तेमाल करने आना चाहिए। ये सारी चीजें पता है क्या है बच्चों, ये सारी चीजें आपके जो मयान होती है ना, जिसमें जब अर्जुन जिसमें तीर कमान रखते थे, राइट, ये सारी आपकी तीर है, आपके वेपन्स हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा वेपन कहां पे इस्तेमाल कर लिया जाए। जैसे अगर एक पेड़ को काटना है तो ऐसा नहीं कि पेड़ के ऊपर तुम फायर करते रहोगे बुलेट से, काटना है तो आपको कुल्हाड़ी बेहतर होगा ना आपके लिए। हाँ, अगर किसी चीज को दूर से टारगेट करना है तो बुलेट बेहतर होगा। उस वक्त हम तलवार लेकर के खड़े नहीं हो सकते कि तलवार से ही मारूंगा। तो ये सारे आपके वेपन है बच्चों, सारे फॉर्मूले, सारे थॉट, सारी समझ, ये सारी समझ, ये सब कुछ आपके वेपन। आपको पता होना चाहिए कौन सी समझ कहाँ इस्तेमाल कर, और ये तभी आएगा जब आप चीजों को प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल उसको बाइफर्केट करके, बिल्कुल ब्रेक क्वेश्चंस इन पार्ट्स। आस्क योरसेल्फ कि अगर ऐसे इसके जगह पे ये होता तो टेंथ टर्म निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। इसी के बीच में अगर तुम ढूंढना चाहते हो कि कोई एक टर्म है, तुम्हें पता नहीं कि मान लो इसके बीच में क्या टर्म आएगा, इसके बीच में कहीं 33 आएगा क्या, अब तुम्हें पता नहीं है। और ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है, हो सकता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कहीं पे पूछ दे कि भाई ये बताओ इस वाली जो सीरीज है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, इसके बीच में कहीं 33 आएगा क्या। अब तुम क्या करोगे, लिखना शुरू करोगे, 2 के बाद 7, 7 के बाद 12, फिर चेक करोगे। तो इसके लिए क्या तरीका है, तो ये खुद सोचो। ये क्वेश्चन कैसे बनाया मैंने, मैंने कहीं क्वेश्चन थोड़ी ना देखा कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने तो खुद से अपने आप सोच करके बनाया। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको ऑलरेडी आपको मैंने बता भी रखा है, अगर आपको याद होगा। मैं मान लूंगा कि हाँ 33 जो है कोई एक नंबर है जो कि सीरीज में आ गया, और मैं पता करना चाहूंगा कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है, nth टर्म क्या है। तो nth टर्म मुझे नहीं पता कि कौन से नंबर पे आ रहा है, लेकिन nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। और ये मुझे पता है कि कोई भी n नंबर पे जो आ रहा है वो मान लेते हैं कि हाँ 33 आ रहा होगा। तो अब मैं n निकालने की कोशिश करूंगा कि कौन से नंबर पे 33 आ रहा है। ठीक, तो चलो एक बार देख ही लेते हैं। इंप्लाइज a की जगह पे क्या है जी 2 प्लस n माइनस 1, d की जगह पे क्या है जी 5 इक्वल टू 33। 33 में से 2 चला गया जी, n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 33 में से 2 चला जाएगा 31। फिर यहीं पे लिख दें 31 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया 6.2, implies n इक्वल टू 6.2 प्लस 1 7.2। तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि ये 33 इस एपी में नहीं आएगा, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन एपी। क्यों, क्योंकि n इक्वल टू 7.2 है। 7.2 का क्या मतलब हुआ, या तो सातवां टर्म होगा, तीसरा टर्म है ना, 12 जो है तीसरा टर्म है, वैसे ही चौथा टर्म होगा कहीं, वैसे ही पांचवा टर्म होगा, छठा टर्म होगा, सातवां टर्म होगा, और 7 के बाद आठवां टर्म होगा, एट्थ नंबर, एट्थ टर्म। लेकिन यहां पे मुझे क्या बता रहा है, n इक्वल टू 7.2 बता रहा है। 7.2 तो कोई टर्म ही नहीं होगा, या तो सेवेंथ टर्म होगा
और या तो 8th टर्म होगा। ये 7.2 टर्म्स कौन सा होता है? तो जब भी n इक्वल टू मेरा डेसिमल में आने लगे, मैं समझ जाऊंगा कि ये वाला नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। और तुम लिख के भी देख लो, 33 नहीं आएगा। तो देखो, हमने एक ही क्वेश्चन बनाया बट कितनी क्लैरिटी ली अपने दिमाग में। और इसका फायदा ये होता है कि आपको आगे के क्वेश्चंस, आपके आगे के जो रास्ते हैं, वो बिल्कुल इजी हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि आपने खुद ही अपने आप में इतना जो है सोच रखा है, समझ रखा है, अपने आप को ही इतना क्वेश्चन कर रखा है कि कोई क्वेश्चन करने वाला कितना ही क्वेश्चन कर लेगा आपसे। ठीक है, तो चलो, मेरा काम है इस बात का एहसास दिलाना। बाकी इस रास्ते को फॉलो करना है कि नहीं बच्चों, ये आपके ऊपर। ओके, आओ और भी आगे देखते हैं क्वेश्चंस। इसको भी मिटाई देते हैं। या क्वेश्चन नंबर 2, -37 -33 -29, ऐसे है ना? तो एक जगह लिख लें, -37, उसके बाद है -33, उसके बाद है -29, ऐसे ही करके 12 टर्म्स तक मुझे क्या करना है? सम करना है। देखो, सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज ऐड करना है। तो अब इनके बीच में एडिशन डाल दूं, ये लो ऐड करना है, ये लो इसको भी ऐड करना है, -29 इनको ब्रैकेट में डाल देता हूं, -37, ऐसे करके 12 टर्म तक। तो पहले देख लें कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भी कि नहीं। तो देखो, 37 -37 में कितना ऐड होने पे -33 हो जाएगा? या चलो वो भी तुम छोड़ दो, इतना भी दिमाग मत लगाओ। अदरवाइज ऐसे देखना हमेशा बढ़िया होता है। -37 में कितना ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दिया तो -33 हो गया। तो -37 में हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, देखो तब -33 हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि अगर 4 मुझे ऐड करना पड़ा ना स्टार्टिंग में, तो हर जगह 4 ऐड करके ही देखो। तो देखो, -37 में 4 ऐड कर दिए, -33, -33 में 4 ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 29, -29। ठीक है जी। तो इतना मुझे समझ में आ गया देख करके कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसका डी निकालना है, और ऐसे भी कर सकते थे। हमने क्या बताया था डी निकालने का तरीका? आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को घटा दिया जाए। तो मैं ऐसा करूंगा, -33 माइनस आगे वाला जो नंबर है, इसमें से पीछे वाले नंबर को घटा दिया जाए, -37। माइनस किया और पीछे वाला नंबर -37 है। तो देखो, माइनस माइनस प्लस 37 -33, 4 आ गया। तो जो कॉमन डिफरेंस आया ये 4 का आया, 4 का आया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस निकालना। अब यहां पे भी ऐसे भी अगर करते, -29 में से -33 घटा दे तो भी 4 आता। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कॉमन डिफरेंस तो निकालना ऐसे ही है, हमेशा आगे वाले से पीछे वाले को घटा दो। बट भाई ये सारी चीजें करने से पहले मान लो यहां पे 29 नहीं होता, किसी ने तुमसे चालाकी करके यहां पे 28 दे दिया होता। अब तुम क्या करते? तुम पहले ही कॉमन डिफरेंस निकाल लेते डी। लेकिन भाई कॉमन डिफरेंस निकालने से पहले ये तो देख लें कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल के कैसे कर पाओगे? तो सबसे पहले चेक करना है क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एग्जाम आप में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आएंगे, तो वो बता के आपको नहीं आया कि मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रहा हूं आपको, लो बना दो। वो तो क्वेश्चन दे देगा आपको। तो सबसे पहले चेक कर लिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे चेक किया मैंने?
मैंने देखा कि 37 में क्या ऐड कर दिया जाए, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए कि इतना बन जाएगा। मैंने देखा 4, तो फिर मैं देखूंगा कि क्या 4 ऐड करने से यही आ रहा है, क्या 4 ऐड करने से आगे भी आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मेरा चेक कंप्लीट। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो डी निकाल लूं। डी निकालने के लिए कोई भी दो नंबर ले लिया, आगे वाले से पीछे वाले को सब्सट्रैक्ट कर दिया, डी निकल गया। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो मैं ए भी निकाल लूं, तो ए इक्वल टू -37, ये भी मैं लिख करके रख दूंगा। बस अब बताओ क्या हमें चाहिए, 12 टर्म तक जोड़ जोड़ देना है इसको, तो S12 लिखूंगा। S12 क्या आएगा, n डिवाइडेड बाई 2, तो ये 12 डिवाइडेड बाई 2, दिस बिकम 6, एंड ये हो गया 6 इंटू -30, सो -180, सो -180 इसका आंसर होगा। उसी तरीके से अगर बच्चों इस क्वेश्चन को भी किया जाए तो आप लोग कर लोगे। पहले देख लेते हैं कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मैं सिर्फ ए और डी निकाल के दे देता हूं आप लोगों को, बाकी का आप कैलकुलेशन है पूरा का पूरा फॉर्मूला के ऊपर, है ना। बट जो दिमाग लगाने वाली बात है, जो समझदारी वाली बात है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो ये चेक कर लिया जाए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। चेक करने का मैंने सरल उपाय बताया कि पहले नंबर से ही स्टार्ट कर लो। 0.6 में क्या ऐड कर दिया जाए कि 1.7 आ गया, कितना ऐड किया जाए। तो 0.6 में अगर 0.9 तो 1.7, अब 1.7 में ही 0.9 ऐड कर दो, 0.9 होगा पक्का, नहीं सॉरी 11। देखो ऐसा होगा ना, 0.6 में 1.1, 0.11 भी नहीं, 1.1 ऐड कर दिया जाए तो 1.7 हो जाता है, मतलब 1.1 ऐड करना है मुझे, ठीक है। तो अब यही बात करेंगे ऐड करने का। 0.6 में 1.1 ऐड कर दिए 1.7, 1.7 में 1.1 ऐड कर दिए 2.8। तो पहली बात तो ये तय हो गया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर है तो इसका a लिखेंगे, a इक्वल टू 0.6, d लिखेंगे कैसे, 1.7 में से 0.6 घटा देना है, तो क्या आएगा 1.1, ये हो गया। सिमिलरली इसको देख लो। हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन हो तो कैसे करें जी। अब अगर इस तरीके का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया बच्चों, तो आपको कोई भी दो टर्म लेकर के उसको घटा, क्योंकि यहां पे आपको दिमाग से नहीं पता चल पा रहा। जैसे यहां पे मेरे दिमाग से मुझे पता चल गया था कि 0.6 में 1.1 ऐड कर दें तो 1.7 आ जाएगा। इसमें मुझे पता नहीं चल पा रहा कि 1/15 में कितना ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दें कि 1/12 आ जाएगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा लंबा अप्रोच हो जाएगा। पहले इन दोनों टर्म को लूंगा, ले लिया जाए, दूसरे कलर से करता। सो 1/12 में से 1/15 घटा दो, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटा दो। तो मैं ऐसे करूंगा 1/12 माइनस 1/15, कैसे होगा, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम आएगा इसका 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, सो 1/60 आ गया डिफरेंस। इसी को हम डी बोल दें, बट डी बोलने से पहले आगे भी देखना है। ये डिफरेंस तो है, लेकिन आगे वाला भी देखते हैं कि ये वाला डिफरेंस भी इतना ही होना चाहिए। 1/10 में से 1/12 को अगर घटा दिया जाए तो भी इतना ही आना चाहिए, तो मैं मान लूंगा कि ये कॉमन डिफरेंस है। सो यहां पर कर दो 1/10 माइनस 1/12, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका भी 60 होगा। 10 6 जा 12 5 जा, सो 1/60 आ गया, 1/60 आ गया। तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ 1/60 इज कॉमन डिफरेंस, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि मैंने ये पूरा का पूरा जो 3 टर्म था इसके हिसाब से मैंने चेक कर लिया है।
ठीक है, तो पहले मैंने चेक कर लिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो मैंने देख लिया कि कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/60। और फर्स्ट टर्म क्या है, यहीं पे लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1/15। सेम यही फॉर्मूला लग जाएगा कि अगर मुझे 11 टर्म का ऐड चाहिए तो S11 इक्वल टू 11/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए भी पता है आपको, डी भी पता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कर पाओगे। चलो आगे देखते हैं। फाइंड दी सम्स गिवन बिलो। 7 प्लस 10.5 प्लस 14। तो पहले सम को करने से पहले तो मुझे देखना पड़ेगा क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर है तो मैं उसका इस्तेमाल कर लूंगा। तो अब कैसे देखें, 10.5 का क्या मतलब हुआ, एक जगह देखते हैं। 10.5 का मतलब होता है 10.5। कैसे लिख दिया मैंने, 10 और फिर उसमें आधा, 10.5। अब अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो 10 इंटू 2 प्लस 1 कितना, 21/2। 21/2 कितना होता है, 2, 10.5। देखो 10.5 यार। सो ओवरऑल इस क्वेश्चन में इसने आपसे थोड़ी सी चालाकी करी है कि इसने ऐसे लिख दिया। अदरवाइज इसी को अब मैं काट देता हूं, दूसरा कोई कलर यूज कर, ग्रीन है ना, ठीक है, मैं इसको ऐसे कट कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं 10.5। अब इस क्वेश्चन को देखो दोबारा से, 7, 10.5, 14 ऐसे करके 84 तक जा रहा है। तो पहले तो जानना है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जानने का सिंपल उपाय, 7 में क्या ऐड कर दें कि 10.5 आ जाएगा, 3.5। 7 प्लस 3.5 10.5 आएगा। 10.5 में भी 3.5 ऐड करो, 14 आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो डी निकाल लिया जाए। डी इक्वल टू कोई भी आगे वाला टर्म ले लो, जैसे 10.5 ले लिया और 7 ले लिया, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को घटा दो। सो 10.5 में से 7 को घटा दिया, 10.5 माइनस 7 कितना आ गया, 3.5। तो मुझे पता चल गया कि d इक्वल टू 3.5। वॉट अबाउट a, a इक्वल टू 7। ठीक, अब इसमें क्या कैसे हम ऐड करेंगे, सम ऑफ एस एन चाहिए मुझे। अब मुझे तो पता ही नहीं है कि ये कितना n है। एस एन का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, ये होता है n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या यही फॉर्मूला हो सकता है n डिवाइडेड बाई 2 इंटू a प्लस एल। हाँ, लास्ट टर्म तो पता है तो मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा 84। पहला टर्म भी पता है, ये भी इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन n नहीं पता है कितने टर्म्स हैं ये, तो n निकाल लिया जाए, कौन सी बड़ी बात होगी। मुझे पता है कि कोई एक टर्म है जो कि 84 है, तो nth टर्म के लिए लिख दूंगा 84। nth टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस a के जगह पे 7 है, a प्लस n माइनस 1, n मुझे नहीं पता, n माइनस 1, d पता है, d है 3.5, तो यहां पे लिख देंगे 3.5। करो कितना आएगा, 84 में से 7 चला गया 74, तो इसको ऐसे लिख दूं, n माइनस 1 74 डिवाइड बाई 3.5, मैंने शॉर्टकट मार दिया। 74 ही आएगा ना, चेक कर लेते हैं। ओह सॉरी, 77, 77 यस, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसको हटाया, यहाँ ऊपर में 10 हो गया, 5 2 जस्ट 10, 5 7 जा 35, 7 से 11, 11 दूना 22, तो n इक्वल टू 23 आ गया। देखो मतलब मुझे पता है कि ये जो 84 लिखा हुआ है ये 23rd टर्म है,
23वां टर्म है 23rd, और मुझे ऐड करना है तो मैं ऐसे ऐड कर दूंगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। n डिवाइडेड बाई 2, 23 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह पे क्या है जी, ए की जगह पे है 7, तो लिख दिया 7 प्लस लास्ट टर्म क्या है जी 84, तो मैंने लिख दिया जी 84। हो गया, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज। कोई भी क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन 34 प्लस 32 प्लस 30, पहली बात क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो 34 में क्या ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए कि 32 बन जाएगा, तो 34 में से 2 घटा दिया जाए तो 32। अब 32 में से 2 घटाने पे 30 आ रहा है कि आ रहा है, तो मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इतना इतना मैं खुद अपने आप से, शॉर्टकट है ये पहले चेक करने का, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। अब जब डी निकालना है ना तो ऐसे मत करना कि 34 में से कितना घटा दें तो 32 आ गया, इसमें क्या है कभी कभी मिस्टेक होने के चांस हो जाएंगे तुम्हारे। तो डी निकालने के लिए हमेशा दिमाग में रखना है कि कोई भी एक आगे वाला टर्म ले लिया जाए, उसमें से पीछे वाला टर्म को घटा दिया जाए। तो कोई भी एक आगे वाला टर्म ले लिया 32, उसमें से पीछे वाले टर्म को घटा दिया 34, तो कितना आ गया -2। तो आपका जो डी निकला है ये -2 निकला है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और ए कितना है, ए इक्वल टू 34 है, निकाल लो। सेम इसको भी उसी तरीके से करेंगे, इस वाले को भी बच्चों उसी तरीके से करेंगे। पहले देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो -5 में से कितना ऐड सब्सट्रैक्ट कर देंगे, -8 -3, -5 -3 ऐड करने पे -8 बन जाएगा, फिर -3 को ही ऐड करेंगे तो -11 बन जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अगर डी निकालना है तो मैं लिखूंगा डी इज इक्वल टू, कोई भी 2 नंबर ले लिया, तो मान लो -8 ले लिया -5, तो -8 माइनस -5 कितना आ गया, -3, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस ये भी बन जाएंगे, ये भी आसान वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गिवन a इक्वल टू 5 d इक्वल टू 3, ओके ये दिया हुआ है, ए एन भी दिया हुआ है 50, जस्ट मिनट आई प्लग इन द चार्जर। ए एन दिया हुआ बच्चों 50, मतलब nth टर्म, ए एन मतलब nth टर्म 50 है, ठीक है। फाइंड एन एंड एस एन, तो सिंपल है जी, मुझे क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 5, d इक्वल टू मुझे 3 बताइए, ए एन इक्वल टू क्या होता है, कोई भी nth टर्म निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये मुझे पता है कि nth टर्म क्या है, n नंबर पे जो आने वाला टर्म है वो है 50, ये मुझे पता है, तो मैं इसको 50 लिख दूंगा। तो 50 इज इक्वल टू ए मुझे पता है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मुझे पता है 3, यहां से n नहीं निकल जाएगा, ये तो पूछ रहा है फाइंड n, उसी तरीके से एस एन भी निकाल लोगे, जब n निकल गया तो सेम यही फॉर्मूला, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, इससे निकल जाएगा, ठीक। सो इसको टिक कर दें, दिस इज डन। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो गिवन a इक्वल टू 7 a 13 इक्वल टू 35, ओके फाइंड d एंड s 13, सिंपल है। जैसे यहाँ पे a n दिया हुआ था, अब आपको पता है कि a 13 35 है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ हम ऐसे लिखेंगे ना, a 13 अगर मुझे निकालना होता तो मैं लिखता a, मतलब a 13 का मतलब 13th टर्म, 13th टर्म अगर निकालना हो तो मैं लिखूंगा a प्लस n माइनस 1, कितना टर्म है 13th टर्म है,
13 माइनस 1 इंटू डी, और ये मुझे पता है कि 13th टर्म क्या है, ये दिया हुआ है 35 है, तो मैं इसी को हटा के यहाँ पे 35 लिख दिया। ए मुझे ऑलरेडी पता है, ए भी पता है, देखो 7, तो मैं इसको भी हटा दूं और यहाँ पे 7 लिख दूं। अब देखो यहाँ से डी नहीं निकाल दोगे, वही तो पूछ रहा है, फाइंड डी एंड S13 भी उसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो ये सब बन जाने चाहिए। आगे देखते हैं, A12 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, A एंड S12 निकालना है, सेम वही बात है बच्चों। A12 दिया हुआ है, A12 का मतलब 12वां टर्म दिया हुआ है 37, तो मैं ऐसे लिखूंगा A12 इक्वल टू A प्लस 12वां टर्म है इसलिए 12 माइनस 1 11 इंटू डी, लेकिन 12वां टर्म मुझे पता है A12 कितना है, A12 है 37, तो मैं यहां पे ऐसे मिटा दिया और मैंने लिख दिया 37, प्लस मुझे डी भी पता है, ये वाला डी पता है, तो ए नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो डन। A3 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है, मेरे हिसाब से इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बच्चों परेशानी होगी नहीं आप लोगों को। ए दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, फाइंड N एंड D, सब बना लोगे आप। ए दिया हुआ है, N दिया हुआ है, S इक्वल टू 192, फाइंड D। हाँ, अब आप इसमें बोलोगे कि सर इसमें तो SN कहीं नहीं दिया हुआ है, कौन से नंबर पे बनाना है, जैसे ये वाला लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ देखते हैं, ये है कि A इक्वल टू 3 दे दिया आपको, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं। N इक्वल टू 8 दे दिया, S इक्वल टू 192। अब आइडियली इसको लिखना चाहिए था S8 इक्वल टू 192, समझ रहे हो, क्योंकि आपको खुद ही बता रहा है कैसे 8 टर्म्स लेने हैं जिसके A जो है 3 है, और सम करने पर किसका सम, ये 8 टर्म्स का 192 आना चाहिए, तो फाइंड डी हो जाएगा आराम से। S8 का फॉर्मूला क्या होता है, या SN का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखोगे S8 इक्वल टू N/2, मतलब 8/2, तो आ गया 4 इंटू 2 इंटू A, 2 इंटू A 6 प्लस N-1 इंटू D। D मुझे पता नहीं है, ये मैं यहां से D निकाल लूंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लो, गिवन L इक्वल टू 28, L मतलब लास्ट टर्म, और सम दिया हुआ है 144 एंड टोटल टर्म दिया हुआ है 9 टर्म, फाइंड ए। तो हम इस वाले अपने दूसरे वाले वेपन को यूज कर लेंगे। हमें पता है कि सम ऑफ n टर्म्स होता है N/2 इंटू A प्लस L। n मुझे पता है ऑलरेडी जी, 9 टर्म्स हैं, तो मैं लिखूंगा 9/2। SN पता है क्या, सम भी पता है 144, तो मैं लिख दूंगा 144। A पता है क्या जी, A नहीं पता है, वो पता करना है। L पता है क्या, 28 पता है, यहां से A निकाल लो। सो आसान थे ये सारे क्वेश्चंस, है ना जी। और भी आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, बट ये सब हम अगले अगले क्लासेस में करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक इतने तक आपको हुआ होगा, और ये जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए ना अभी, ये सब आप अपने बनाना ऑन टाइम पे घर पे, ठीक है। ये सब भी बन जाएंगे, बन जाने चाहिए आपसे। और कोई दिक्कत आती है आप कमेंट में लिख देना। सो और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अगले क्लासेस में, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। चलो मिलते हैं फिर आपसे अगले क्लास में, बाय।